आपके फेवरेट क्रिकेटर फिट रहने के लिए ड्रग्स का यूज़ करते हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर बीसीसीआई ने कहा कि वो विराट कोहली की वजह रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टन बना रहे हैं। रीज़न क्या था वो उनकी प्रेस रिलीज में नहीं बताया गया। जैसे 2 स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस की प्लेयर्स ने कंफर्म किया है कि उन्हें पिछले 5 सालों से जीआरएस सैलरी मिला ही नहीं। और चाहे बीसीसीआई में बहुत सारे ऑफिशियल्स हो, लेकिन पावर तो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पास ही होता है। जिस बोर्ड को चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह बनाया गया था, आज उसमें इतने ज़्यादा पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकली एफिलेटेड लोग क्यों हैं? आपके फेवरेट क्रिकेटर फिट रहने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं, ये कहना था बीसीसीआई के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा का। एंड जो क्रिकेट बोर्ड एशिया कप में पाकिस्तान जाने से इनकार कर देता है, वही क्रिकेट बोर्ड इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले धूमधाम से सेरेमनी करवाता है। और ये कोई टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी नहीं था, बल्कि एक लीग मैच के लिए करवाया गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिस बोर्ड को चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह बनाया गया था, आज उसमें इतने ज्यादा पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकली एफिलेटेड लोग क्यों हैं? इन सवालों के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, लेकिन बीइंग ए क्रिकेट फैन हमें पूरा अधिकार है ये जानने का कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स और प्रॉब्लम क्यों है। स्पॉट फिक्सिंग का पर्दाफाश करने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आईपीएल मुकाबलों में फिक्सिंग का सुराग 1 महीने पहले ही मिला था। I personally requested him not to give up T20 captaincy, but obviously he felt the workload. There was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. T20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान करने के बाद से ही क्या विराट और बीसीसीआई के बीच तलवारें खिंच चुकी थी? Chief Selector of the Indian Cricket Board, Chetan Sharma, has stepped down after he was caught on camera spilling the beans on the biggest flashpoints of Indian cricket. सबसे पहले बताओ बीसीसीआई की शुरुआत कैसे हुई? 18th सेंचुरी से ही इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत होने लगी थी और 1792 में इंडिया का पहला क्रिकेट क्लब को बनाया गया था, नेम्ड बाय कलकत्ता क्रिकेट क्लब। लेकिन उस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया की कोई भी टीम नहीं था। फिर 1926 में कलकत्ता क्लब के 2 रिप्रेजेंटेटिव लंदन में जाके आईसीसी के साथ मीटिंग करता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद मल्टीपल मीटिंग्स हुई एंड फाइनली 1928 में बीसीसीआई को बनाया गया। फिर आईसीसी ने बीसीसीआई को रिकॉग्निशन दिया कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हो, और तब से लेकर आज तक बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करता है। बीसीसीआई को एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह बनाया गया था और आज भी ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह ही चलता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, और क्योंकि इसको एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह बनाया गया था, इसीलिए टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। अब बीसीसीआई का गठन तो हो गया था, लेकिन शुरुआत में बीसीसीआई एक भी पैसा नहीं कमाता था। उल्टा टीवी नेटवर्क्स को पैसा देना होता था क्रिकेट मैचेस को टेलीकास्ट करने के लिए। अर्ली 1990s में दूरदर्शन का मोनोपोली था इंडिया के क्रिकेट मैचेस के ऊपर। हर मैच की टेलीकास्ट के लिए दूरदर्शन बीसीसीआई से 5 लाख रुपए चार्ज करता था अपना प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी करने के लिए। और ये सिचुएशन चेंज हुआ 1991 में, जब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम इंडिया आई। After 21 years of international isolation, South Africa returned to the world stage in India. ये मैचेस साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम 21 इयर्स के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहा था। अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से आईसीसी ने साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया था, और करीब 20 साल बाद ये बैन हटाया गया। क्योंकि एक हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला था साउथ अफ्रीका के लिए, उनके मैनेजर ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया कि जो 3 ओडीआई मैचेस होंगे उनका लाइव टेलीकास्ट साउथ अफ्रीका में भी दिखाया जाए। जब साउथ अफ्रीका के मैनेजर बीसीसीआई से पूछा कि आप कितना पैसा लोगे इन मैचेस को टेलीकास्ट करने के लिए, तब बीसीसीआई के पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कितना पैसा मांगने चाहिए। बीसीसीआई ने पूरे सीरीज के लिए सिर्फ $30,000 मांगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के मैनेजर ने $30,000 नहीं बल्कि $40,000 दिया हर एक मैच के लिए, जो बीसीसीआई की मांग से 4 गुना ज्यादा था। और यहाँ से बीसीसीआई को पता चला कि हम क्रिकेट से पैसा भी कमा सकते हैं। फिर 1993 में इंडिया का नेक्स्ट होम सीरीज था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उस सीरीज का उन्होंने टीवी राइट्स बेचा ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को, और इस डील से बीसीसीआई ने कमाया $6 लाख। ऐसे करते करते बीसीसीआई अच्छी खासी पैसा कमाने लग गए। 2006-07 की फाइनेंशियल ईयर में बीसीसीआई ने 650 करोड़ कमाए। फिर 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। DLF इंडियन प्रीमियर लीग पेश करते हैं क्रिकेट का कर्म युद्ध। 8 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई शुरू हो रही है 18 अप्रैल से। आईपीएल ने बीसीसीआई को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। पिछले साल बीसीसीआई ने 4,360 करोड़ कमाए, जिसमें से आधे से ज्यादा आईपीएल से ही आया।
बीसीसीआई ग्राउंड लेवल से शुरू करके आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करता है, लेकिन जैसे जैसे पैसा पावर आते गए बीसीसीआई के अंदर बहुत से प्रॉब्लम भी बढ़ते गए। पिछले साल बीसीसीआई का सबसे बड़ा खर्चा था 840 करोड़ का, जो गया था डिफरेंट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस को। अब स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस को पैसा मिला, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्टेट एसोसिएशंस ने इन पैसों का क्या किया ये हमें पता ही नहीं। जैसे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशंस की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है 2018-19 की, पिछले 4 सालों की कोई भी एनुअल रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सेम विद द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशंस, इनकी लेटेस्ट बैलेंस शीट है 2017-18 की, और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशंस की तो एक भी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ऐसे में ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस ने इन पैसों का सही से इस्तेमाल किया है या नहीं। कर्नाटका और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन कुछ एक एक्सेप्शन है जिनकी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल है। फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार, जो बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ये फैंस वर्ल्ड कप की टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये टिकट बुक करना कोई आसान काम नहीं है। एक आदमी के तो 5 साल के लिए वेटिंग पर रखा गया। सुखमनजीत सिंह, जो एक डेवलपर है, उन्होंने बुकमाई शो की कोडिंग से पता लगाया कि इंडिया पाकिस्तान मैच जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, उसकी बस 8,334 टिकट ही अवेलेबल करवाया गया, जबकि स्टेडियम की कैपेसिटी है 1,32,000 सीट्स। लेकिन इसमें बीसीसीआई की क्या गलती है? ये तो बुकमाई शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसा है तो इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद बीसीसीआई ने 4 लाख न्यू टिकट रिलीज किया, और इंडिया पाकिस्तान मैच से 1 हफ्ते पहले 14,000 और टिकट रिलीज किया गया। ये नए टिकट कहाँ से आए? स्टेडियम की कैपेसिटी तो रातों रात नहीं बढ़ी है। जिन टिकट्स के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, उन्हें बूंद बूंद करके क्यों बांटी जा रही है? और अगर आपको किसी तरह टिकट्स मिल भी गए तो आपको स्टेडियम के अंदर इस तरह का नजारा मिलेगा। वाह क्या सीन है! ये देख लीजिए आप, इसके टॉयलेट का हाल कितना खराब है, चारों तरफ गुटखा थूका हुआ है। 16 सितंबर 2021 विराट कोहली ने अनाउंस किया कि वो T20 कैप्टन से छोड़ रहे हैं अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए, पर वो ओडीआई एंड टेस्ट मैचेस के कैप्टन बने रहेंगे। विराट ने T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कोहली वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। लेकिन 2 महीने के अंदर बीसीसीआई ने कहा कि वो विराट कोहली की वजह रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टन बना रहे हैं। रीजन क्या था वो उनकी प्रेस रिलीज में नहीं बताया गया। फिर 12 दिसंबर 2021 को सौरव गांगुली, जो तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने न्यूज़ 18 को बोला कि मैंने विराट कोहली से कहा था रिकंसिडर करने के लिए T20 कैप्टन से छोड़ने का डिसीजन, लेकिन विराट कोहली वर्कलोड की वजह से अपने कैप्टन से छोड़ना चाहते थे। और क्योंकि सौरव गांगुली बस एक व्हाइट बॉल कैप्टन चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर रोहित शर्मा T20 कैप्टन बनते हैं तो उन्हें ओडीआई कैप्टन भी बनना चाहिए। They wanted one white ball captain and that's why this decision. बट 3 दिन बाद विराट कोहली ने बोला कि जो सौरव गांगुली ने कहा वो सही नहीं है। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. एक तरफ गांगुली कह रहे थे, I personally requested him not to give up T20 captaincy. दूसरी तरफ विराट कोहली कह रहे थे, There was no prior communication with me at all. तो झूठ कौन बोल रहा था? इनफैक्ट बीसीसीआई की प्रेस रिलीज में कहा गया था कि उन्होंने 6 महीने से डिस्कशन किया विराट कोहली के साथ इस चीज के बारे में, और ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है। अगर ये डिसीजन सोच समझ कर लिया गया था तो सौरव गांगुली ने ये क्यों कहा कि उन्होंने विराट कोहली को रिकंसिडर करने के लिए कहा है? ये एक और एग्जाम्पल है जहां बीसीसीआई ने कंफ्यूजन हटाने के बजाय कंफ्यूजन को और बढ़ाया। दो 2001 में कई सीनियर प्लेयर्स ने मिलकर बीसीसीआई के साथ मीटिंग किया ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया के क्रिकेट प्लेयर्स को कितना पैसा मिलेगा, और बहुत सारे डिस्कशन के बाद 2004 में ये डिसाइड किया गया कि बीसीसीआई अपने प्रॉफिट में से 26% क्रिकेटर्स को देगा। इस चीज को कहा जाता है GRS यानी ग्रॉस रेवेन्यू शेयर। इस फॉर्मूला के हिसाब से बीसीसीआई की 26% प्रॉफिट में से 13% इंटरनेशनल प्लेयर्स को, 10.4% डोमेस्टिक प्लेयर्स को एंड 2.6% जूनियर प्लेयर्स को दिया जाएगा। बट इन रियलिटी बीसीसीआई बस 8% रेवेन्यू ही प्लेयर्स के साथ शेयर करता है। बीसीसीआई अपना 70% रेवेन्यू स्टेट एसोसिएशंस को देता है, और जो 30% रेवेन्यू बच जाता है उसमें से 26% प्लेयर्स को देता है। और कई बार तो ये GRS दिया ही नहीं जाता है। जैसे 2 स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस के प्लेयर्स ने कंफर्म किया है कि उन्हें पिछले 5 सालों से GRS सैलरी मिला ही नहीं।
इसके अलावा जब बीसीसीआई ने रियलाइज किया कि आईपीएल के बाद उनका रेवेन्यू तेजी से बढ़ा है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो आईपीएल का पैसा जीआरएस में नहीं डालेंगे। ऐसे ही आईसीसी की मीडिया राइट्स को भी जीआरएस से बाहर रखा गया। 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई से पूछा कि प्लेयर्स को 26% हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है। आंसर में एक बोर्ड ऑफिशियल्स ने कहा कि प्लेयर्स लाखों रुपए कमा रहे हैं एड्स के थ्रू और ये सब बीसीसीआई की वजह से ही मुमकिन हुआ है, तो उन्हें और पैसा देने की क्या जरूरत है। अब ये बात सही भी है कि बीसीसीआई की वजह से इंडियन प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी का है। अगर आपको रूल चेंज करना है तो आप करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अनाउंस तो करो कि इस रीजन की वजह से हमने इस रूल को चेंज किया है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है? इन प्रॉब्लम का एक मेजर कारण है सेंट्रलाइजेशन। बीसीसीआई का इलेक्शन होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जहां प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर को इलेक्ट किया जाता है। इन पोस्ट के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं स्टेट एसोसिएशंस, फिर वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू और रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना ओपन और डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि वही लोग कैंडिडेट बनते हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जैसे ये है जगमोहन दालमिया, बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट। इन्हें रिप्लेस किया था शरद पवार ने 2005 में। इसके बाद जगमोहन दालमिया को बोर्ड से हटा दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने बीसीसीआई की फंड का मिसयूज किया है। पर करीब 8 साल बाद स्पॉट फिक्सिंग की वजह से तब की बीसीसीआई प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, जिसके बाद बहुत सारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। बट 2015 में वापस से प्रेसिडेंट बनते हैं जगमोहन दालमिया। बीसीसीआई में जगमोहन दालमिया की एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है। दालमिया को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया। और चाहे बीसीसीआई में बहुत सारे ऑफिशियल्स हो, लेकिन पावर तो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पास ही होता है। 2013 में एक प्लेयर की एजेंट ने बीसीसीआई के बारे में कहा कि बीसीसीआई एक ऑन मैन शो है, जहां हर कुछ सालों में राजा जरूर बदलता है, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। पॉलिटिक्स के अलावा इंडियन क्रिकेट की एक और बड़ी प्रॉब्लम है बेटिंग एप्स, जिससे लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। और इस प्रॉब्लम को और डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना।